और कैनाल रेज, इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। इसके बाद में न्यूट्रॉन्स, और आज ही के दिन एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, और अगर समय बचा तो रदरफोर्ड स्टार्ट करेंगे। ओबियसली नहीं बचेगा, बचा तो स्टार्ट कर देंगे। चलो लिख लेते हैं। हो सकता है आज तुम लोग कहोगे कि नहीं सर, आज तो सब हमें आता है, आप तो बस पढ़ा दो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देखो ये दोनों तो आप लोग ने पढ़ा है 9th में, उसको थोड़ा अल्टीमेट लेवल तक ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। एनोड रे, पिछले क्लास में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, जाते वक्त भी मैंने पूछा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनोड रे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ चुके थे, हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। अब देखिए, जैसे अगर कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव चार्ज है और एटम अगर न्यूट्रल है, एटम क्या है बच्चों, न्यूट्रल है, और उसमें निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा, वरना न्यूट्रल होगा क्या, न्यूट्रल नहीं होगा। तो इसीलिए ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, इसमें हम एक लाइन लिखेंगे कि एज एटम is neutral, so if it contains negatively charged particles, then it also contains positively charged particles। अब ये पता कैसे किया गया होगा, वही जो एक्सपेरिमेंट था ना, वही एक्सपेरिमेंट में थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। जैसे जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को दोबारा वही वाला स्ट्रक्चर बनाया गया, ये छोटा वाला माइनस होता है ना, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, यहां से हमने क्या निकाला, ये इवैक्यूएशन के लिए रखा गया है, इवैक्यूएशन। अब हुआ यूं कि इस बार जब पता चला कि भाई एनोड के साइड में कुछ ना कुछ टकरा रहा था, जब पता चला क्या कि एनोड के साइड में कुछ टकरा रहा था, तो ये महसूस हुआ कि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो अगर कुछ वहां टकरा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कहाँ टकरा रहा होगा, यहाँ साइड। तो इसको परफोरेट किया गया। मॉडिफिकेशन देखो क्या किया जा रहा है, कैथोड को क्या किया गया, परफोरेट। परफोरेट मतलब फोड़ देना, फोड़ दिया, छेद कर दिया, तो कोई चीज यहां पे आएगा और इस पे क्या करेगा, टकराएगा, टकराएगा तो क्या करेगा, फ्लैश होगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जेडएनएस फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ये फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो आप देख सकते हैं बच्चों
कि हमने सेम सेटअप लिया है। क्या लिया है? एनोड रेज आर डिस्कवर्ड by the same setup with little modifications। ये modifications क्या था? ये modifications था perforated कैथोड। एंड सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या था? फ्लोरेसेंट मटेरियल्स एट द बैक ऑफ कैथोड। फ्लोरेसेंट मटेरियल, कवरिंग ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल एट द बैक ऑफ कैथोड। ठीक है? हाँ, तुमको मर्जी, कॉपी तुम्हारा, ये बोर्ड मेरा है। तो देखो, जब मैं समझा रहा हूं तो तुम्हें लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखो। तुम्हें लगे पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखो। सही मैं कह रहा हूं। लेकिन क्या है कि पूरा तो इंपॉर्टेंट, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पूरा ही इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है? तो देखो, एनोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय द सेम सेटअप विथ लिटिल मॉडिफिकेशंस। First, perforated cathode. Second, covering of fluorescent material at the back of cathode. A beam of rays appear coming from anode towards cathode. These rays are called as canal rays or anode rays। ये canal rays कहलाता है या anode rays। These rays are positively charged। ये रेज पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसे पता चला होगा? जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए होंगे तो इसका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो उसके बिहेवियर से क्या होगा? उल्टा होगा। तो दिस रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसे पता चला होगा? कैसे हमें पता चला होगा? It is because it is showing different, या showing opposite deviation towards electric field and magnetic field in comparison with cathode rays। क्या हुआ? हाँ, कंपैरिजन है, मैं यहां बता दूंगा। यहाँ इन कंपैरिजन है। अब थोड़ा ऊपर कैसे करेंगे? हैं, ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, हैं तो ऊपर करते हैं। देखो, ठीक है? छोटा कर दिया, छोटा करके ऊपर कर दिया। अब ऊपर करके जूम कर दीजिए। गजब हो यार। इस जहां आपको लगे कि दिखाई नहीं दे रहा है वहां महसूस करना है, पूछना नहीं है। पहले क्या करना है? महसूस करना है। सर ने अगर कुछ लिखा है तो जरूर अच्छा ही लिखा होगा, पहले ये मान लेना है। क्या मानना है? जो लिखा है वो। और इस जब अंधेरा हो जाए तो आंख बंद करना है। पहले क्या करना है? आंख बंद करना है। उसके बाद
फील करना है, चिल्लाना नहीं है बे, आंख बंद करके चिल्लाना है। सही है? हाँ बेटा, इस पे लिखा हुआ सब कुछ सही है। आगे बढ़े। मेरा दिल कहता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारा दिल क्या कहता है? यहीं रुके रहना चाहिए? क्या बात करते हो? वोल्टेज 10 किलो वोल्ट वही था ना बेटा, सेम एक्सपेरिमेंट। टेन किलो वोल्ट सेम चीज किया जा रहा था। एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो गैसेस थे ना, ये गैसेस आर आयोनाइज्ड, ये गैसेस आयोनाइज्ड हो गए थे, और आयोनाइज्ड होने के बाद पॉजिटिव बीम किधर जाने लगा? इधर जाने लगा। तो एक्चुअली में पॉजिटिव बीम इज द बीम और द रेज दैट इज ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। वो क्या है? आयोनाइज्ड गैसेस। इससे एक बात पता चला, यानी कि एनोड से कुछ निकल नहीं रहा था, जैसे कैथोड से कुछ निकल के यहां जा रहा था ना। अरे कैथोड से निकल के नहीं इधर जा रहा था, वैसे ही एनोड से कुछ निकल के इधर नहीं जा रहा है। गैसेस ही है जो आयोनाइज है, वो इधर से इधर जा रहा था। तो अपीयर हो रहा था कि एनोड के तरफ से आ रहा है, इसलिए उसका बात बोल दिया एनोड रेज। कैनाल रेज क्योंकि यहां फटा हुआ है, कैनाल बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम रख दिया कैनाल रेज। नाला बना हुआ है, नाला रोड से भी कोई आते हैं क्या? अच्छा डाउट है? नहीं, नाला रोड से आते हैं। वेरी गुड, पास में ही है वैसे, पैदल आते होगे। ऐसा लग रहा है तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब हल्ला वल्ला करने के लिए तैयार बैठे थे। पढ़ाई करना है अच्छे से। अगर तुम सिर्फ यही सब करते रहोगे और केमिस्ट्री में नंबर कम आएगा तो किससे पूछा जाएगा? आपसे। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर लोग बोलेंगे बच्चा लोग तो खुश है लेकिन नंबर ही नहीं लाता है, मास्टर में प्रॉब्लम है। कोच ही पढ़ाता है यार ये। इस बार जो टेस्ट हुआ था तो फेज 1 में एक बच्चा ने 90 मार्क्स लाया था, 100 फिर भी नहीं लाया, बट गुड, 90 इज द गुड मार्क। मैं 100 बहुत कम मार्क्स उसको मैं मानता हूँ, 100 में 100 जो नंबर है केमिस्ट्री में, अब इतना कम नंबर तो आ ही जाना चाहिए, 100 नंबर। उसके बाद अगर कोई 70 लाता है, 60 लाता है, वो बच्चा जो -1 लेके आ जाता है, मैं उससे बहुत प्रभावित रहता हूं। एक बच्चा -1 नंबर लेके आ गया, मैं उसको पूरे क्लास में चॉकलेट दिया, इसलिए कि तुमने -1 लाया है। कोशिश करो कि -1 से आगे बढ़ना है, निगेटिव में नहीं, इधर पॉजिटिव में। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आगे आप भी टेस्ट दीजिएगा। हाँ मैं आपको बता दूं, उस बैच में हाईएस्ट जो लड़की नंबर लाई है सीबीएसई बोर्ड में, एग्जाम में नहीं, 95.3 या 4%, उसका टेस्ट में बहुत कम नंबर आ गया, 150 नंबर। हालांकि 150 नंबर उसका नहीं आया, उसका नंबर आया 5 नंबर, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। तो हुआ क्या कि उसने गलत, मतलब ओएमआर गलत तरीके से भर दिया। तो मैं ये समझा रहा हूं, किसी पे कुछ बोलने से पहले पूरी बात सुनो। उसने क्या किया कि जब एग्जाम हुआ तो पहली बार इंटीजर को ओएमआर में भरने का मिला, वो गड़बड़ कर दी। जैसे 0 1 2 भरना तो एक ही लाइन में भर दी, 0 1 2। लेकिन ओएमआर को भरने का पहले पेज पे सब कुछ समझाया जाता है। जब आप एग्जाम देंगे तो पहले पेज पे ओएमआर कैसे भरना है ये समझाया जाता है, उसको अच्छे से पढ़ के आप ओएमआर भरिएगा,
वो तो कहिए कि वो बोली मुझसे कि सर वो तो ऐसे भी वो टेंशन में ही नहीं थी, आ गया कम नंबर आ गया, मैंने तो सही बनाया है। और एग्जामिनेशन के बाद में उसने दिखाया ही था 150 प्लस थे उसके मार्क्स। फिर मैं जाकर पूरा उसका मैनुअली चेक करवाया उसका कॉपी कि भाई इसका कॉपी मैनुअली चेक कर दीजिए, बच्ची का नंबर ठीक ठाक है। तो उसका कुछ 172 या 177 के आसपास बन रहा था। मैंने बस देखा कि हाँ इतना सारा क्वेश्चन सही है, मैं आ गया देखकर। तो देखिए ये गलती, चलो मैंने उस गलती को सही करवाया, ये गलती यहां पे कि कोई टीचर तुम्हें सही करा सकता है, लेकिन कभी बाद में ऐसी गलती करोगे तो सही नहीं कराई जा सकती है। तो अच्छे से गोला भरना है, उसी में गोला भरना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? घर जाते हो तो अपने घर जाते हो कि कभी कभी पड़ोसियों के घर चले जाते हो? कभी कभी चाहते हो, लेकिन जाना तो अपने ही घर चाहिए। वैसे ही गोला भरना है तो क्वेश्चन नंबर 1 का गोला क्वेश्चन नंबर 1 में भरेंगे ना, बी कि क्वेश्चन नंबर 2 में भर देंगे। दिक्कत तब होता है कि जब तुम क्वेश्चन नंबर 2 में भर दिए ना तो उसके नीचे फिर उसी के अकॉर्डिंग भरा जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे 1 की जगह तुमने 2 में भर दिया, अब 2 की जगह तुम 3 में भरोगे, 3 की जगह 4 में भरोगे, भरते जाओगे नीचे तक पूरा। लास्ट में देखो कि 90 को क्वेश्चन था, 91 नंबर तक पहुंच गए हम, 91 में गोला भर रहे हैं। फिर तुम मांग रहे हो वो सीट, तब तक से समय खत्म गया, दो जी दो करके छीन के भगा दिया तुमको। इसलिए इन सब बातों का आपको एग्जामिनेशन में क्या रखना है, ख्याल रखना है। यहां तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के साथ क्या आप तैयार हैं? पॉइंट लिखिए। These anode rays consisted of positively charged particles formed by the ionization of gas particles by the cathode rays। ठीक है। अब देखो ये जो E/m वैल्यू है, इसका भी E/m वैल्यू पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, इसका E/m वैल्यू प्लेट पे डिपेंड करता है कि गैस पे डिपेंड करता है? इसका E/m वैल्यू प्लेट पे डिपेंड नहीं करता। तो इस पॉइंट को यहां मेंशन करेंगे, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, जिसको तुम प्यार से क्या कहते हो? E/m वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है जी? ओनली गैसेस प्रेजेंट इन द, कहां पे? इन द ट्यूब, ग्लास ट्यूब या ग्लास जैकेट, इन द ग्लास ट्यूब। ठीक है। आयोनाइजेशन मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना। हाँ, कहाँ लिखा है? formed by the ionization of gas particles by cathode rays। मतलब कि गैस जो अंदर भरा हुआ है, कैसी बहकी सवाले पूछ रहा है। ये देख भाई, इसके अंदर क्या है? गैस है। गैस इधर से चला कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जैसे ही ये चलेगा तो तुम पढ़ोगे अभी आगे चल के कि निगेटिव के विसिनिटी में जो आते जाएगा उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होते जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तुम अभी 12th में पढ़ोगे, जैसे ये स्फेयर है, इसके अंदर +Q चार्ज रख दूं
तो माइनस माइनस चार्ज यहाँ इंड्यूस होने लगता है। क्या इंड्यूस होने लगता है? यानी कि आयोनाइजेशन होने लगा। तो अगर कैथोड रे गया तो अंदर का गैस आयोनाइज हो गया। आयोनाइज मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? आयंस में। बस यही था। ठीक ना? ठीक है ना? तो ये निगेटिव है तो इसका अपोजिट ही कन्वर्ट होगा ना। ये अगर निगेटिव है तो आयंस जो दूसरा बनेगा वो निगेटिव ही बनेगा, तो रिपल्सन कैसे बनेगा? समझ रहे हो ना? हाँ, इस चैप्टर में आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, आप पूछिएगा, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फील का चैप्टर है। कोई चीज तुम्हें दिखाई, फॉर्मूला भी आएगा तो डायरेक्ट जंप करके आएगा कुछ समझ में, लेकिन तुम्हें महसूस होगा। क्या होगा? महसूस होगा। समझ गए? नहीं समझ गए? हाँ, तो मैं महसूस कराने के लिए ही बस पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो E बाई एम। अच्छा बताओ, सुनना, क्या मैं प्रोटोन को मैं H प्लस बोल सकता हूं कि नहीं? अगर मुझे एक प्रोटोन की बात करनी है तो क्या मैं H प्लस बोल सकता हूं कि नहीं? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन बोल सकता हूं ना? अब देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा E बाई एम वैल्यू फॉर न्यूक्लियस ऑफ प्रोटोन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसको ऐसा कह सकते हैं H प्लस, यानी इसको हम कह सकते हैं और प्रोटोन, क्या कह सकते हैं? प्रोटोन इज मैक्सिमम। कह सकते हैं कि नहीं? कैसे कह सकते हैं सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर आप मास की बात करेंगे तो मास ऑफ प्रोटोन क्या है? बहुत कम है। मास ऑफ प्रोटोन बहुत कम है, और चार्ज तो वही है। चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जैसे जैसे गैसेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे E बाई एम वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर इलेक्ट्रॉन का मास तो इससे भी कम होता है कि नहीं होता है? तो E बाई एम वैल्यू मैक्सिमम तो इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, सबसे ज्यादा E बाई एम वैल्यू किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। लेकिन हम अभी ग्लास के अंदर गैस कौन कौन से ले सकते हैं, और वो गैस आयोनाइज होगा। क्या होगा? आयोनाइज होगा। उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अगर मैं यहां He2+ ले लिया, क्या ले लिया? He2+ तो नहीं, हीलियम ले लिया, ऐसे बताता हूं। हीलियम गैस ले लिया। कौन सा गैस लिया? हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, दोनों निकाल दो तो क्या बन जाएगा? He2+। He2+ को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज? 2+ चार्ज। उसका न्यूक्लियस कैसा? हीलियम जैसा। कैसा न्यूक्लियस? हीलियम जैसा। तो उसका भी E बाई एम वैल्यू अगर आपसे पूछेंगे तो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका मास, अगर प्रोटॉन का मास m है तो हीलियम का मास तो 4m होगा ना। होगा कि नहीं? क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। और किसका मास की बात करते हैं? अल्फा में 4mu होता है, तो हम 4m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो मास अगर 4 गुना हो गया तो E बाई एम वैल्यू घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? बस इसीलिए लिखा है। इसका कंपैरिजन मैं सिर्फ और सिर्फ किससे कर रहा हूं? गैसेस के लिए और अल्फा पार्टिकल से। हाँ, पहले एक बात देख लो, तो बोले हैं उसको कैसे रिपीट कर पाएंगे बेटा? अब दूसरे तरीके से करेंगे। कौन है बेटा? खड़े हो जाओ। नाम क्या है? ऋतिक। तुमको ऋतिक क्यों बोलते हैं? क्यों नाम है? किसने रखा है? घर वालों में कोई ने तो रखा होगा ना? आपको कुछ याद है?
याद नहीं है। वैसे ही मुझे हीलियम किसने डिस्कवर किया याद नहीं है। वैसे ही मुझे अल्फा पार्टिकल किसने डिस्कवर किया याद नहीं है। लेकिन अल्फा पार्टिकल की जब प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया तो वो He2+ जैसा ही था, हूबहू He2+ था। तो बोल दिया गया कि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ He2+। जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन को जब एनालिसिस किया गया तो H+ का ही तो फॉर्म था, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो क्या बन जाता है H+, और H+ में एक ही प्रोटॉन है ना। समझ गए? मैं बस डेमो दे रहा था कि ऐसा सवाल अगर कभी आपके दिमाग में, देखो सवाल पूछने में हिचकिचाना नहीं है। मैं तो मजे लूंगा ही, और तुम भी सवाल पूछते हो तो मेरा मजा ही लेते हो ना। लेते हो कि नहीं लेते हो? झूठ मत बोलो। मुझे पता है, मैं भी जब तुम्हारी तरह ऐसे ही बैठा करता था तो मास्टर को बहुत परेशान करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मास्टर बनूंगा। किस्मत देखो। और केमिस्ट्री वाले सर से झगड़ भी गया था, इसीलिए हर साल 4 गो लड़का हमसे झगड़ा करता है। वो अंदर अंदर श्राप दे दिए थे, तुम केमिस्ट्री के ही मास्टर बनोगे, और तुम देखना हमसे झगड़ा किया है ना तुम। वो हमको बोल रहे थे कि बैठेगा तुम, हम बोले कि नहीं बैठेंगे। आज 4 लपड़ मार के बैठाती है। वहां पे भी वही जीते थे, यहाँ पे हम बार बार हार जाते। बच्चा सब पता नहीं कोचिंग बम उम लेके आ गया, बार बार दिया। तो देखो E/m फॉर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन H+ और प्रोटॉन मैक्सिमम है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट है। गैस में सबसे लाइट कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट गैस। ऐसा सवाल क्या हुआ बेटा? कंपेयर बाकी गैसेस से करेंगे, ठीक है ना। कंपेयर किससे करेंगे? बाकी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। भाई क्या सवाल पूछ रहे हो यार। हीलियम से मैंने बोला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मर्जी पड़े जिससे। गैस उठा लो, पीरियोडिक टेबल खोलो और गैस देख लो प्री ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे थोड़ी देर में, इलेक्ट्रॉन से, अल्फा पार्टिकल से, सबको कंपेयर कर देंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ। हाइड्रोजन का करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में कंपेरिजन ही बता दें क्या? ये सब छोड़ देते हैं। चलिए लिखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज आर सेम like cathode rays, but their nature is negative, is opposite like electric field and magnetic field में ये भी डेविएट करेगा, it will also deviate। और बताओ, पंखा बीच में लगा दो तो ये भी शैडो बनाएगा। क्या लगा दो? पंखा लगाएंगे तो ये भी शैडो बनाएगा। तो शैडो ऑफ फैन, शैडो का स्पेलिंग यही होता है जी, SHADOW। शैडो ऑफ फैन जो पार्टिकल नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर एंड स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। हाँ यस वो भी लिख रहा हूं, हीटिंग इफेक्ट। ये इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि तुम लोग सोचोगे कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एनोड रेज आर सेम लाइक कैथोड रेज। सर ये क्या बात हुई, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, कैथोड रेज तो निगेटिव होता है, किसी बैकी बातें कर रहे हो आप। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज मतलब ये सब, प्रॉपर्टीज मतलब ये सब है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, शैडो ऑफ, हील। नेक्स्ट क्या लिख रहा था? हीटिंग इफेक्ट।
ये भी हीटिंग इफेक्ट देगा, समझ गए ना, ये भी इन द सेम वे हीटिंग इफेक्ट देगा। सभी प्रॉपर्टी लगभग लगभग क्या रहता है, सेम रहता है, बस उनका नेचर अपोजिंग रहता है। अरे यार ये वाला तो तुम लोग कितनी बार पूछोगे, पिछली बार भी एसटी लाइन लिख दिया था तो तुम लोग पूछ लिए। स्ट्रेट तुम्हारे लिए सिर्फ, किसके लिए, हाँ, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। आज किसका मैच है जी, आरसीबी का नहीं है, हैदराबाद का है, हैदराबाद जीतेगा। ना, आरसीबी का फैन बन के बहुत दुख मिला है, फिर हम हो गए गद्दार। क्या हो गए, फिर मुंबई प्लस करे ना, अपोजिंग, हाँ लिख दिया ना, बट देयर नेचर इज अपोजिट, मतलब पूछना चाह रहे हो, अरे तो एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है तो उसका नेचर तो पॉजिटिव ही होगा ना। आराम से एकदम ध्यान से मेरा हर शब्द सुनिए, मैं जोर जल्दी जल्दी बोलता हूं कि धीरे धीरे बोलता हूं, सर जल्दी जल्दी, ऐसे मॉडरेट बोल के ना कंफ्यूजन मत डाला करो, जल्दी जल्दी बोलते हैं क्या, ठीक है मैं धीरे धीरे बोलने का कोशिश करता हूं। हाँ, प्लस करें, लिख लिया सबने। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है जी, न्यूट्रॉन। तो देखो अब तुम लोग बोलोगे न्यूट्रॉन में जो पहला लाइन लिखेंगे तभी तुम हंसने लगोगे। न्यूट्रॉन में पहला लाइन यह है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया तो एक समय लोगों की ऐसी चाहत हुई, क्या हुई, कि एटम के अंदर कोई तीसरा पार्टिकल भी होगा जो कि न्यूट्रल होगा, उसको उसको न इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है न मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे निगेटिव चार्ज है, वैसे उल्टा बोल दिया क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आखिर तुम जरा सोचो, अपने दिमाग पे जोर दो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या क्या ऐसा आया होगा लोगों के दिमाग में कि लोग ऐसे सोचे होंगे कि भाई कुछ और चीज हो सकता है एटम में। किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है मास देखकर, बिल्कुल, जब मास ऑब्जर्व किया गया तो मास डबल था या डबल से ज्यादा था। देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जो मास होता है प्रोटॉन का, भी मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मैं लिखूंगा, लिख ही देता हूं। प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज ऑन प्रोटॉन वो तो आप जानते हैं, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो जब देखा गया इसको तो समझा गया कि यार मास जब भी जैसे फाइंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को फाइंड किया तो 16 AMU आया, ऐसे ही नाइट्रोजन को मेजर किया गया तो 14 AMU आया, आना चाहिए था 7 AMU, मतलब 7 इंटू दिस 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1 AMU मतलब इतना kg होता है। ये सब आप कहां सीखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में। कहां सीखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में। तो जो 1 AMU होता है वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम या -27 kg होता है। अब जैसे ही देखा गया भाई, सबने सोचा कि डबल क्यों आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो तुम भी जानते हो
10⁻⁻31, मतलब इससे 1000 टाइम्स स्मॉलर। जब 1000 टाइम्स से ज्यादा 1836 टाइम्स स्मॉलर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। वो तो हाथी और चींटी वाली बात हो गई ना, एक तराजू पे हाथी रख दो, दूसरे पे चींटी रख दो, बोलो ये हिल क्यों नहीं रहा ये तराजू, कैसे हिलेगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वो नेग्लेजिबल मानते हैं। तो फिर ये मास डबल कैसे हो जा रहा है? फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो डबल तो हो ही जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन है पर उसका मास क्या है? नेग्लेजिबल, मतलब कुछ और है। क्या है? कुछ और है। उस घर में अकेले प्रोटॉन, कुछ तो और है जो कि न्यूट्रल है। तुम टेंशन मत लो उसका, वो क्या है? न्यूट्रल। तो अब लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो जितने भी हम लोग ये सब पढ़ेंगे ना, उसको एक जगह में लिखवा दूंगा, एक एक बड़ा सा बॉक्स बना के, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। क्या लिखवा दूंगा? E बाई एमी वैल्यू, एमी मतलब मास ऑफ दैट पार्टिकल, E चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है ना? तो लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखना, कहां गया जी? अरे वाह ये लड़का तो गजब है। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, हाँ जो तुम सुने, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। लेटर ऑन लिखिए, लेटर ऑन a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom। ये कैसे फाइंड किया गया था उसको मैं बताता हूं आपको। देखो ये एक पॉइंट यहां लिख देते हैं, डिस्कवर्ड बाय बॉम्बार्डिंग, समझते हो ना? बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन द थीन शीट ऑफ, हाँ यही तुम पढ़े हो, इससे पता चलता है कि तुम लोग पढ़ाई तो किए हो, लेकिन कोई बात नहीं, गोल्ड नहीं है यहाँ। ऑन द थीन शीट ऑफ बेरेलियम, कहाँ पे? बेरेलियम के थीन शीट पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया गया है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इससे पता चला कि आप लोग ये जानते हैं कि गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ था, और ये आपके दिमाग में, इट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक एटम लिया मैंने, अल्फा पार्टिकल लिया, एक एटम लिया, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है? इसको बोलते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं? डबली चार्ज्ड, डबली बोला है, बबली नहीं बोला, डबली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल, WWE, डबली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल। अब देखना, यानी कि इस पे चार्ज कितना है? चार्ज इस पे +2E, क्या है? +2E, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा इसका मास क्या होगा? 4 mu, यानी 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻20।
कोई दिक्कत? अब ये था बेरिलियम। देखो क्या क्या बनने वाला है। यह है बेरिलियम। बेरिलियम पे अल्फा का बम्बार्डमेंट हुआ, होते ही बेरिलियम बन गया कार्बन। क्या बन गया? कार्बन C612, बेरिलियम ही था ना जी। प्लस प्लस यहां पे एक ऐसा चीज मिला N01, ये एक पार्टिकल यहां से रिलीज हुआ। क्या हुआ? रिलीज हुआ। बेरिलियम को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो कि Be4 और 9। तो देखो ओवरऑल मास 9 और 4 13 होना चाहिए था प्रोडक्ट साइड में। देखो 12 और 1 13 है, और देखो 4 और 2 इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या होता है? 2। तो देखो 4 और 2 6 है। अभी आप सोच रहे होंगे, देखो आप क्या क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं। सर ये बेरिलियम कार्बन कैसे बन गया? ये कुछ ही हो गया। आप पहली बार ये सोच रहे होंगे ये कुछ ही निकल गया जी। दूसरा आपका डाउट। तीसरा आपका डाउट ये हुआ कि सर आखिर कैसे रिएक्शन, ऐसा ऐसा रिएक्शन तो हम देखे ही नहीं थे। H2+O2 गिव्स H2O, हम तो यही जानते हैं, ये कुछ ही करा रहे हैं आप। तो ये रिएक्शन, इसका पहला आंसर, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? रेडिएशन होता है। क्या होता है बेटा? रेडिएशन होता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पे अटैक किया तो ये फ्यूजन हो गया। जब न्यूक्लियर लेवल पे न्यूक्लियस पे कोई रिएक्शन होता है तो दो तरह का रिएक्शन होता है, या तो न्यूक्लियस टूटेगा या तो न्यूक्लियस जुटेगा। फ्यूजन और फ्यूजन, ये जो आप देख रहे हो ये फ्यूजन का है। ये दोनों न्यूक्लियस जुट गया है, जुट कर एक तीसरा एलिमेंट बना दिया है जो कार्बन है। क्या है? कार्बन। जब ये बना रहा था तो इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा ना। जैसे कुछ बनता है तो बाई प्रोडक्ट में कुछ स्पीसीज आ गया, नहीं तो हीट आ गया। यहां पे बाई प्रोडक्ट में ये आया और इसको क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। इसको क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका नाम क्यों पड़ा कोई पूछे तो भैया ये न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं? जैसे बाहुबली क्यों नाम पड़ा था? कोई बताना चाहे? किसी को पता है ये चीज, बाहुबली क्यों नाम पड़ा था? नहीं नहीं। जब वो जन्म लिया तो अपनी मां का उंगली पकड़ लिया, फिर वो छोड़ नहीं रहा था तो मां ने उसका नाम रखा बाहुबली। वो सीन तुमने नहीं देखा है? जब वो गोद में उठाती है वो शिवगामी देवी, फिर वो हाँ उंगली उसका पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं है, तो फिर वो बोलती है कि बाहुबली बाहुबली, और इसका नाम रख देती है अमरेंद्र बाहुबली, यानी मैं। ठीक है। न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात? तो न्यूट्रॉन कैसे मिला? ऐसे मिला। न्यूट्रॉन कैसा था? न्यूट्रल था। कैसे पता चला होगा कि न्यूट्रल था? जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया होगा तो कोई इफेक्ट नहीं दिया होगा। इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर या उससे ज्यादा है। बराबर या ज्यादा। मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग बराबर लेते हैं, लेकिन होता ज्यादा है, होता थोड़ा सा। तो देख लेना ऑप्शन ज्यादा अगर होगा तो ज्यादा वाला ही करेक्ट होगा। मैं बराबर या ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन बना सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं होगा। तो चलो ये पॉइंट्स को लिखते हैं। मास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल कैसे पता चला होगा? कैसे पता चला होगा? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, no deflection is seen, no deflection is seen।
मास, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या है? 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा सा ना मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, रुको करते हैं। क्या करने वाले हैं? प्लीज तुम चलो, कहाँ जा रहे हो? तुमको छोटा करना पड़ेगा। अच्छा ये तो पूरा छोटा होगा ना। इस पे नहीं आना चाहिए। EW पे नहीं आना चाहिए भाई। क्या लिख दूं वहां पे बेटा? CW लिख दूं? अगर ये CW लिख दूं तो तुम IIT की जगह पे CIT में चले जाओगे, समझ रहे हो ना? कहाँ चले जाओगे? CIT। कभी खोपचे में बताऊंगा। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, इज ग्रेटर देन, इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मोर एक्यूरेटली देखोगे, मोर एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली mass of neutron greater than mass of proton. And the last, E by m for neutron, E by m वैल्यू for neutron क्या आएगा? 0, क्योंकि चार्ज ही 0 है ना। लिख लीजिए। और अब मैं जो जो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो बातें बताया, उसको एक डब्बे में बंद करेंगे। किसमें बंद करेंगे जी? क्या आप तैयार हैं? बच्चे खोपचे को लेके काफी काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, लगता है किसी दिन। चले आगे बढ़ जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग कर चुके हो। मेरा यकीन गलत हो गया है क्या? भरोसे लायक नहीं हो क्या तुम? नहीं नहीं, मत कहो मत कहो। बार बार खा लोगे, सही में एक दिन टपक गया मैं। अभी जितनी जल्दी जाना तो नहीं चाहता। कहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एम मतलब कहाँ पे? यहाँ पूछो ना। एम मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, ज्यादा देर तक नहीं हुआ तुम्हारा मोए मोए। डिफ्लेक्शन के बाद इज सीन है, नो डिफ्लेक्शन इज सीन। ज्यादा पीछे? अच्छा ज्यादा नीचे नहीं लिखे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं। हाँ, तो बैठ जाऊं? जल्दी जल्दी लिखे। लिख लिया? सबने लिख लिया? चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट, हाँ वो समरी के फॉर्म में इसको थोड़ा सा डब्बा कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं क्या? ये बड़ा सा डब्बा, अब इसमें हम लोग लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक, दो, तीन, तुम ही लोग गिन लो, चार, नहीं 5 नहीं, कलर चेंज। मैं बहुत कलरफुल पर्सन हूं, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है क्या? अच्छा, ये लड़का जरूर, इसको बस इसको मैं मिल जाए, ये एक बार बताता हूँ इसे मैं। पता चल जाएगा बेटा, पता करना नहीं चाहते हैं, करके दिखाऊं? फिर तुम इस बैच में बैठोगे नहीं यार। फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय चार्ज, मास, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नहीं ये कलर ले लिए हैं, कौन ले जे? ये लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अरे यार एक लाइन रह गया यार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और लास्ट में अल्फा पार्टिकल। हालांकि ये नहीं था, मैंने ऐड कर दिया है। इलेक्ट्रॉन चलो हटा ही दे क्या? चलो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे जे, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन चार्ज बताओ, ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 0। मास बताओ, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये भी नियरली 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। स्पेसिफिक चार्ज E/me रेशियो इसका कितना आया था? 1.76 इंटू 10⁻11। लेकिन क्या इसका वो आएगा? नहीं आएगा, ये 1800 दिस टाइम्स आएगा, तो इसका आता है 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम्ब पर केजी। कूलम्ब पर ग्राम है ये, तो 10⁻7 करना पड़ेगा पर केजी के लिए। ये कूलम्ब पर केजी था, तो 0, तो इसका क्या आ जाएगा? 0। 10⁻11, अगर देखो, अगर ये 10⁻11 कूलम्ब पर केजी है, तो पर ग्राम कितना होगा? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। तो जानते हैं ना
ऐसे तो कर लेंगे। अब देखो कुछ कुछ बातें हैं जो लिख लेना, जैसे फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ मास। ऑर्डर ऑफ मास, मास का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर लास्ट में सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था ना कि मोर एक्यूरेटली देखना होगा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक चार्ज। ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, इसका ऑर्डर है E बाई एम ऑफ न्यूट्रॉन, E बाई एम ऑफ प्रोटॉन, और लास्ट E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा क्योंकि मास इसका सबसे कम है। फिर ये, और ये जीरो है ना, ये क्या है? जीरो। अगर मैं इसमें अल्फा पार्टिकल भी जोड़ दूं, अगर मैं इसके अंदर अल्फा, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज 4 अल्फा पार्टिकल भी जोड़ दूं, तो अल्फा पार्टिकल में 2e लिखेंगे और नीचे 4m लिखेंगे, तो दो दो कट जाएगा, 2m फिर भी रहेगा ना। तो मास नीचे ज्यादा है तो स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू कम हो जाएगी, तो प्रोटॉन से ये कम रहेगा। ये समझाना चाहता था बस। E बाई एम ऑफ न्यूट्रॉन, फिर E बाई एम ऑफ अल्फा पार्टिकल, फिर E बाई एम ऑफ प्रोटॉन, और लास्ट में E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे ज्यादा E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, सब बच्चे यही पूछते हैं कि सर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल का कम कैसे हो गया? अल्फा पार्टिकल तो डबली चार्ज था। अच्छा चलो 2e लिख दो, नीचे मास 4m लिखोगे ना, तो दो दो काटोगे तो 2m नीचे आ गया ना, तो इससे मास तो ज्यादा है, तो E बाई एम वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक ना। और लास्ट इसमें आता है एक मजेदार बात कि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1837। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना होता है। कितना गुना होता है जी? 1857 मत लिख देना, खुशी खुशी, आजादी का पहला लड़ाई था सर। 3 को 5 बना देंगे तो क्या हो जाएगा? 37 से याद रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा एक बार तो आपको खुद ही मिल जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन लिख दीजिएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस तो 19 नहीं 27, और नीचे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। क्या ब्लू वाला से ये वाला सेकेंड वाला लाइन, E बाई एम ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा ये 4 अल्फा ने लिखा है, स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू, चलो कुछ हटा दिया, कुछ नहीं लिखा। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए मान लो ये क्वेश्चन है या ये एक पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा इंक्लूडेड, मैं यहां अल्फा को इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? अल्फा को इंक्लूड करके ऑर्डर बनाया। ठीक है ना, ठीक है ना। थॉमसन एटॉमिक मॉडल से पहले आज कुछ जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, यही लिखवा दूं क्या डिफिनीशंस? थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं। आइसोटोप्स जानते हैं कि नहीं? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स, आइसोडायाफार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे 5-6 डिफिनीशन है जो आपको कभी ना कभी दिखाई दिए होंगे अपने जीवन काल में। सबने लिख लिया?
लिख लिया सबने? इसीलिए बात करने लग गए? बोलो। तुम्हारे ऐप में देख रहा था मैं, तुम्हारे ऐप में एक चीज देख रहा था मैं, क्या जानते हो? क्या देख रहा था वो हम बताएंगे। एक चीज देख रहा था। क्या देख रहा था? चीज। हो सांप आ गया। लिखिए। different terms in atomic structure, different terms in atomic structure। कुछ टर्म आप पढ़िएगा। पहला टर्म है फर्स्ट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। आप जानते हैं इसमें जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट हो, या कहें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, ये भी तो कह सकते हैं। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि न्यूट्रॉन ही डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मास नंबर में तो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो डिफरेंट क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो ये पॉइंट लिखेंगे। लिखिए एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स of an element having same atomic number but different mass number, mass number या number of neutrons are different, एग्जाम्पल लें। पहला एग्जाम्पल तो आपको ऐसे ही पता है, ढेर सारा एग्जाम्पल तो लेंगे नहीं। 1H1, 1H2, 1H3, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम। देखना तो ये स्पेलिंग गलत ही होगा, चलो सही करने की कोशिश करता हूँ। ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इसमें ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, जानते हैं आप? अब देखो इसमें एटॉमिक नंबर 111, मास नंबर 123। ऐसा ही एक और एग्जांपल देख लो, C612, C613, C614। और एग्जांपल देख लो, बोरोन 510, बोरोन 511। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखा जा सकता है। सिल्वर, क्लोरीन, बहुत सारा एग्जांपल लिख सकता हूं मैं यहाँ, कोई मतलब का नहीं है। कुछ सेकंड आइसोटॉप्स के बाद क्या पढ़े? आइसोबार्स। जस्ट इसका रिवर्स स्टेटमेंट लिखूंगा। आइसोबार्स में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? जस्ट रिवर्स, मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटम्स ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स whose atom have same mass number but different atomic number. Oh my god damn, what is happening? एग्जाम्पल इसमें एक लिख लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है।
बहुत जगह पे मैंने यही देखा है, आर्गन और पोटेशियम सेम 2 बार लिख दे, तू 1 बार लिख ले भाई। मैंने लिख दिया 2 बार। आर्गन 18, 19, 20, 40, 40, ठीक है। थर्ड, आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर्स, ये लगता है आपने पहली बार सुना होगा। आइसो डायाफर्स, इसमें लिखेंगे, आइसो डायाफर्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो जाए। ऐसे एलिमेंट्स जिसके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम हो जाए उसको आइसो डायाफर्स कहते हैं। क्या हुआ? मैंने नहीं सुना है, नहीं जानता हूं बेटा, मेरा आइसोटोप नहीं सुना है सच में। तुम बताओ क्या होता है, जानते हो? ओह, बताओ मुझे, मेरा आइसोटोप्स मैं नहीं जानता हूं, मुझे बताना, ठीक है, बता देना। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि एनसीईआरटी में कहीं नहीं है ये टर्म, और कहीं भी मैंने पहली बार सुना ही है मिरर आइसोटोप्स, तो बता दीजिएगा। आइसोडायाफर्स लिखिए, आइसोडायाफर्स में पॉइंट लिखो, द एलिमेंट्स which have same n minus p वैल्यू। n क्या है बेटा? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और p क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, प्रोटॉन इसमें 7 है, इसमें 8 है, न्यूट्रॉन इसमें 7 है, इसमें 8 है, लेकिन p माइनस n माइनस पी हमेशा क्या लेंगे? n माइनस पी वैल्यू इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। कभी इतना आसान एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछेगा, ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया गया है। एग्जाम्पल थोरियम और यूरेनियम का पूछेगा। किसका किसका पूछेगा? थोरियम यूरेनियम टाइप, जिसमें आपको मास नंबर में से बढ़िया से घटाकर न्यूट्रॉन लाना पड़ेगा। इसके बाद न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर का क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक ना? n माइनस पी, क्यों? 7 माइनस 7, देखो n भी 7 है, p भी 7 है, क्या n भी 7 है, p भी 7 है, तो ये n माइनस पी ही वैल्यू जिसका n माइनस पी वैल्यू सेम हो जाए वो आइसोडायाफर्स होगा, ठीक है। छोटा छोटा लिख देते हैं तब, n माइनस पी, ठीक ना? लिख लिया? लिख रहे हैं? 2-3 और ऐसे ही पढ़ लेंगे। आइसोटोन्स, टोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोन्स का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? और ऐसे ही एक आएगा आइसोस्टर्स, तो वो उसमें 2 चीजें आ जाती हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखेंगे दोनों 3 चीज, कितना चीज, क्या हुआ? प्लस करे प्लस,
हो गया? कितने बच्चे जो भी लिख रहे हैं? कोई नहीं है, फिर भी नो सर बोल रहे हो हैं? अब लिखो आइसो आइसोटोन्स। फोर्थ आइसोटोन्स कहेंगे इसमें एलिमेंट्स विच कंटेन elements which contain same number of neutrons, elements which contain same number of neutron is called isotones. एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे सल्फर, फोस्फोरस, सिलिकॉन, फोस्फोरस और सल्फर। 14, 15, 16, 30, 31, 32। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सबके केस में। तो इसमें देखो 16, इसमें देखो 16, इसमें देखो, ये तीनों क्या है? आइसोटोन्स हैं, है ना जी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस क्या होता है? पी। 30 माइनस 14 16, 31 माइनस 15 16, 32 माइनस 16 16। ठीक है? अरे ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, isoelectronic species having same number of electrons same number of, एक एग्जाम्पल, N-3 O-2 आर्गन, आर्गन नहीं, नियोन, पोटासियम। अरे क्या कर रहा हूं मैं? पोटासियम की जगह पे क्या लिखेंगे? सोडियम। अबे हट जा। सोडियम Na+, चलो Mg2+। आ जाओ, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 जोड़ 3 10, 8 जोड़ 2 10 10, 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गया 10। अच्छा, ऐसे कैसे किया हमने? क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में इसका 7, इसका 8, 7 8। अच्छा, फ्लोरीन माइनस नहीं लिखा था, नहीं, 10 11 12। यहाँ पे एक F माइनस छूट गया था, F माइनस भी क्या देता? 10 ही देता। ठीक ना? नेक्स्ट, 6th आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स में लिखेंगे कंपाउंड्स और स्पीसीज containing same number of atoms and same number of electrons। दोनों एक साथ, same number of electrons and same number of atoms, जैसे N2O और CO2। एग्जाम्पल ले रहा हूं, आइए। नंबर ऑफ एटम्स पहले लिखेंगे,
नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? अरे कितने हैं? कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने? 3। इसमें कितने हैं? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे बोलो 22। कैसे जोड़ा? 7 2 जा 14 प्लस 8 22, 6 प्लस 8 2 जा 16 22, 22। इसमें भी 22। कोई दिक्कत वाली बात? क्या तुम्हें सब समझ में आया? आसान है, आसान है। लिखें? आसान है लिखना चाहते हो? पांच मिनट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। नहीं, मैं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, इसके बाद भी रहने दीजिए बोल रहे हो। ज्यादा कहां पढ़ाया? अच्छा तुम सोचो, मैंने एनोड के बारे में बताया, एनोड रेज यानी कनाल रेज के बारे में बताया। अच्छा इसके बाद किस चीज के बारे में बताया? न्यूट्रॉन। और उसके बाद ये सब डिफिनीशन, जिसमें से 2-3 डिफिनीशन तो तुम पहले से जानते होगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप और आइसो बार। ये 3 डिफिनीशन तुम्हें पहले से ही पता था, उसमें नया मैंने कुछ नहीं सिखाया। 2-3 डिफिनीशन और बताया बस। तो लिखेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट। एक ही बस मॉडल पढ़ के क्लास खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, लिखेंगे क्या हुआ बेटा? आओ क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं ना? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स। फर्स्ट जो चीज पढ़ना है उसका नाम है बहुत ही प्यारा सा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है बच्चों? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने बोला था कि कोई भी जो एटम है वो स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल। एटम कैसा है बेटा? स्फेरिकल। बिल्कुल वाटरमेलन की तरह। आजकल तो वाटरमेलन लमलोट आने लगा है, देखते हो ऐसा लंबा लंबा वाटरमेलन। पहले बेचने गांव में आता था, जब मैं बच्चा था तो मैं देखता था गोल गोल वाटरमेलन होता था। अब कैसा हो रहा है? लंबा भी हो जा रहा है, पूरा पूरा ग्रीन नहीं, हल्का ग्रीन भी मिलने लगा है। मतलब हाइब्रिडाइज्ड हो गया है सिस्टम। क्या हो गया है? हाइब्रिडाइज्ड। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ही बोला गया है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल ये इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने कहा था, किसने? थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है ना वो ऐसा गोल है। कैसा? गोल। किसके जैसा? हो सकता है ये वाटरमेलन बहुत खाते होंगे तभी ना। और जो मास है एटम का मास वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही जैसे वाटरमेलन का रेड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है ना? तो इसमें लाल वाला पार्ट ऐसा रेड रेड रंग देने का, ये लाल लाल जो पार्ट है
ये मास है, मास, मास है जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसी को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया था। बीच बीच में जो आपको बीज नजर आता है, किसमें? वाटरमेलन में। क्या नजर आता है? कैसा? जैसा मैं बना रहा हूं वैसा। ऐसा जो बीच बीच में बीज नजर आता है वह क्या है? वह सीड्स ऑफ वाटरमेलन, ऑफ वाटरमेलन इज लाइक निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, जिसको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने कहा था कि मास ऑफ दिस इज अ स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक, स्टैटिक मॉडल मतलब ये एक रुका हुआ मॉडल है। कैसा मॉडल है? रुका हुआ मॉडल। रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, आप जानते ही हैं। एटम का मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा। तो इसीलिए दिस इज स्टैटिक मॉडल। इनका सेकेंड पॉइंट आएगा, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across mass is uniformly distributed throughout atom. Next point, total positive charge is equals to total negative charge. Total positive charge is equal to total negative charge, which brings neutrality to atom, ठीक है। यहां पे जो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा वहां पे लिख लेना पॉजिटिव चार्ज। रेड पार्ट को ही पॉजिटिव चार्ज भी बोल देते हैं। क्लियर है? दिस थ्योरी, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे ड्रॉबैक में, दिस थ्योरी, दिस मॉडल इज रिजेक्टेड, दिस मॉडल is rejected after the results of Rutherford experiment. Rutherford experiment मैंने इसलिए इसका ड्रॉबैक नहीं लिखा क्योंकि इस मॉडल में ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक है, कमियां ही कमियां हैं। लिखना शुरू करूं तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो अच्छाई है वो लिखना पड़ जाएगा। इसलिए मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं कि दिस मॉडल इज रिजेक्टेड आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ, आर बड़ा कर देते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद यह साबित हो गया कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो है, जो इसने कहा तो बात सही है। एटम में कुछ पार्ट मूव करता है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हम आज की क्लास यहां खत्म करें? क्या चाहते हैं आप? बस करें? आ रहे बाबू, कोई दिक्कत? चलो लिख लो इसको।